नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाई है। बैठक नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार बनर्जी ने वाम दलों सहित प्रमुख विपक्षी दलों और देश के सभी गैर भाजपा मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा है। टीएमसी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव नजदीक है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मजबूत और प्रभावी विरोध की पहल कर 15 जून को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली में एक संयुक्त बैठक कर रही हैं। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को शनिवार को सीआरपीसी की धारा 144 के एक सरकारी आदेश की अवहेलना करने और हावड़ा जिले में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने का प्रयास करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले पुलिस ने मजूमदार को न्यू टाउन स्थित उनके आवास पर हावड़ा जाने से ये कहते हुए रोक दिया था कि उनके दौरे से जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। हालांकि उन्होंने पुलिस के एक बार और रोकने पर वहां जाने की कोशिश की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस से झड़प हुई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झड़प के बाद सोमवार तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं इस हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता ने ट्वीट कर कहा कि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हावड़ा में पिछले 2 दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं और वो दंगे करवाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का गुनाह भुगतेंगे लोग। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज हरियाणा कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया है। बिश्नोई के खिलाफ राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के लिए कार्रवाई की मांग की गई थी। बता दें, कांग्रेस के उम्मीदवार अजय माकन राज्यसभा चुनाव में हार गए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा था कि बिश्नोई के द्वारा क्रॉस वोटिंग किए जाने के बावजूद भी वो जीत जाएंगे, लेकिन एक अन्य विधायक का वोट अवैध घोषित कर दिया गया, जिसके कारण वो हार गए। कांग्रेस के अनुसार बिश्नोई ने पार्टी के उम्मीदवार माकन को वोट देने के बजाय बीजेपी और जेजेपी द्वारा लड़ाए गए कार्तिकेय शर्मा को क्रॉस वोट दिया। इससे पहले बिश्नोई ने सुबह ट्वीट कर कहा था कि फन कुचलने का हुनर आता है मुझे, सांप के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को चारों तरफ से बधाइयां मिल रही हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को उन्हें बधाई देने से परहेज नहीं किया। बीजेपी ने महाराष्ट्र में जिस तरह जीत हासिल की है वो महत्वपूर्ण है। फडणवीस ने शनिवार दोपहर को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत महत्वपूर्ण बात की। उन्होंने कहा कि जेल में बंद दोनों विधायकों को अगर वोट देने की छूट मिल जाती तो भी बीजेपी जीतती। हमें अंदर से बहुत समर्थन मिला है। फडणवीस का यह बयान बताता है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में कुछ गड़बड़ हो गई है। कुछ विधायकों ने बीजेपी को वोट दिए हैं। वहीं शरद पवार ने शनिवार को कहा कि बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदी खेमे से निर्दलीय विधायकों को दूर करने में सफल रहे। ये चमत्कार है, देवेंद्र को बधाई। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 में से 3 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वो नतीजे देखकर हैरान नहीं है। शरद पवार ने कहा कि अगर आप एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों को देखें तो उन्हें कोटे के अनुसार वोट मिले हैं। केवल एनसीपी के प्रफुल्ल पटेल को एक अतिरिक्त वोट मिला और मुझे पता है कि ये कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि वो महाविकास आघाड़ी का वोट नहीं था, वो विपरीत पक्ष का था। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी को एक अतिरिक्त वोट मिला है जो एक निर्दलीय विधायक से आया था जो विपरीत पक्ष की ओर झुका हुआ था। पवार ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में अधिक निर्दलीय विधायक थे, इसलिए वोटों का यह अंतर था। देश में एक के बाद एक हिंसक घटनाएं हो रही हैं। कहीं दंगे हो रहे हैं तो कहीं कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गृहमंत्री देश के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो या यूपी, भारत सरकार और गृहमंत्री देश की उम्मीदों पर फेल हुए हैं। उन्होंने कहा ये संकेत है कि देश धीमी आंच पर जल रहा है। ये सारे राज्य बीजेपी शासित हैं। सुप्रिया सुले ने कहा कि आप देखिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है, जबकि वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाला शहर है। देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे गृहमंत्री का वो भाषण याद है जिसमें उन्होंने संसद में देश और कश्मीर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का वादा किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पुलिस व्यवस्था केंद्र की है, फिर भी वहाँ की हालत क्या है। सुले ने कहा कि भारत सरकार को कट्टरवाद से परे बात करने की जरूरत है। नागालैंड पुलिस की चार्जशीट में सेना के विशेष बल के 30 जवानों के नाम बतौर आरोपी शामिल हैं। पिछले साल घात लगाकर किए गए हमले में 14 नागरिक मारे गए थे। नागालैंड के डीजीपी ने कहा कि उनके विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी ने अदालत को आरोप पत्र सौंप दिया है। चार्जशीट के बारे में नागालैंड के डीजीपी टीजे लोंगकुमेर ने बताया कि सेना के जवानों के खिलाफ जांच शुरू की गई थी, जिसमें पता चला था कि 21 पैरा स्पेशल फोर्स की ऑप्स टीम ने एसओपी के नियमों का पालन नहीं किया था।
उन्होंने कहा कि उनकी गोलीबारी में ग्रामीणों की तत्काल मौत हो गई। पिछले साल 4 दिसंबर 2021 को एक चौंकाने वाली घटना में नागालैंड के मोन जिले में लगातार 2 गोलीबारी की घटनाओं में 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस आर्मी यूनिट के सैनिकों ने नागरिकों पर गोली चलाई, जिसमें 14 लोग मारे गए और 11 अन्य घायल हो गए। इसके बाद हुए दंगे में एक जवान शहीद हो गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 8 साल के कार्यकाल को लेकर शनिवार को कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने पुराने कानूनों को हटाने का काम किया, जिसने देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाया। पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर कहा गया है कि सुधारों के लिए मोदी सरकार के अथक प्रयासों के कारण ही आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के सिद्धांत से प्रेरित होकर भारत सरकार ने कई सुधार किए हैं, जिन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे बढ़ाया है। साथ ही विकास को धीमा करने वाले कई पुराने कानूनों को हटा दिया गया है। पंजाब के फरीदकोट जिले में एक सेशन जज के घर की दीवारों पर खालिस्तान के समर्थन में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखा गया है। फरीदकोट की एसएसपी अवनीत कौर सिद्धू ने कहा कि इस मामले में पुलिस बेहद गंभीरता के साथ जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है और ज़रूरी कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि पिछले महीने हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन की दीवारों पर भी खालिस्तान लिखा गया था और खालिस्तान लिखे कुछ बैनर भी मिले थे। फरीदकोट की एसएसपी ने कहा कि इस संबंध में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक वीडियो भी सामने आया है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए और फिर हफ्तों तक जेल में रखे जाने वाले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने ट्रायल के दौरान अधिकारियों से जो सवाल पूछे थे वो बाहर आए हैं। दरअसल एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर संजय सिंह ने इंडिया टुडे मैगजीन की कवर स्टोरी में आर्यन खान से हुई बातचीत के बारे में बताया है। संजय सिंह ने बताया कि आर्यन से बात शुरू करने से पहले उन्होंने आर्यन खान को पूरी तरह सहज किया। आर्यन से कहा कि वो खुले दिमाग से उनसे बात करने आए और आर्यन अपनी बात रख सकते हैं और सवालों के जवाब दे सकते हैं। इसके बाद आर्यन खान ने संजय सिंह से पूछा कि क्या वो ये डिजर्व करते हैं। आर्यन ने कहा कि सर, आपने मुझे इंटरनेशनल ड्रग तस्कर के रूप में पेश कर दिया है और कहा है कि ड्रग की तस्करी को वित्त पोषित करता हूँ। नहीं, ये आरोप बेतुके हैं। आर्यन ने कहा कि उस दिन मुझ पर कोई ड्रग्स नहीं पाया गया और फिर भी उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आर्यन ने कहा कि सर, आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है और मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। मुझे इतने सप्ताह जेल में क्यों बिताने पड़े? क्या मैं सच में ये डिजर्व करता हूँ? एनसीबी अधिकारी संजय सिंह ने यह भी बताया कि अभिनेता शाहरुख खान ने भी नम आंखों से कहा था कि लोग उन्हें बहुत बड़े अपराधी के रूप में चित्रित कर रहे हैं जो समाज को खत्म करने के लिए आए हों। शाहरुख खान ने आंखों में आंसू भरकर संजय सिंह से कहा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम हर रोज बहुत मुश्किल समय से गुजर रहे हैं जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बता दें, आर्यन खान को एनसीबी की ओर से सबूत ना पाए जाने के कारण क्लीन चिट मिल चुकी है। हालांकि उससे पहले ही मीडिया और एनसीबी ने दिन रात शाहरुख और आर्यन खान को लेकर अजीबोगरीब दावे किए थे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस सख्त मोड में आ चुकी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गिरफ्तारियां की हैं और अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को प्रयागराज से लेकर देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ सहित कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस दौरान प्रयागराज में जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ था। इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे। सुहेलदेव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर बीजेपी सरकार ने नूपुर शर्मा और नवी जिंदल पर कार्रवाई करके उन्हें जेल भेज दिया होता तो यूपी में कल ऐसी घटना नहीं होती। राजभर ने इसके साथ ही कहा कि जिन लोगों ने कानून हाथ में लेने का काम किया है उनको भी ऐसा नहीं करने चाहिए था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।